नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं टिकट की रेस। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको हर दिन एक लोकसभा सीट के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीट पर हमारी नजर बनी हुई है और कौन कौन से बड़े उम्मीदवार, कौन कौन से बड़े दावेदार अभी से ही बिगुल बजाने लगे हैं, किन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, उन तमाम बातों की जानकारी आपको देंगे। आज हम गया लोकसभा सीट को लेकर चर्चा करेंगे। फिलहाल गया लोकसभा सीट पर जेडीयू का कब्जा है। विजय मांझी जो कि जेडीयू के नेता है, सांसद है, वहां से वे जीत के आए थे 2019 में। इससे पहले कई बार यहाँ आरजेडी का भी कब्जा रहा है, क्योंकि ये रिजर्व सीट है। यहाँ पर जो SC ST के लोग होते हैं वही यहाँ से खड़े होते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे। कल हमने मुंगेर लोकसभा सीट की चर्चा की थी, उससे पहले शिवहर, भागलपुर, इन तमाम लोकसभा सीटों की चर्चाएं हमने की है टिकट के रेस इस कार्यक्रम के जरिए, जो हर रोज 6:30 बजे शाम में आपको लाइव स्ट्रीम पर देखने को मिलेगी। उसके जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हमारे साथ गया का तिलकुट काफी फेमस है। हाँ, देखिए आलोक जी, आज हम लोग गया की चर्चा कर रहे हैं। तारीख है 1 मार्च और कल 2 मार्च को हम बताएंगे पूर्वी चंपारण मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र का हाल, ठीक शाम के 6:30 बजे। देखिए, गया की चर्चा तो आज हम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गया की चर्चा करने में मुझे 1-2 दिनों की और देरी करनी चाहिए थी, क्योंकि पिछले 24 घंटे में कई सारे परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी का मूड बदलता दिख रहा है और परिवार में भी कुछ मतभेद दिख रहा है, पिता और पुत्र में, मतलब जीतन राम मांझी में और संतोष सुमन में। यह मतभेद इस बात के संकेतक है कि यहाँ कुछ कहानी हो सकती है। खैर, गया लोकसभा क्षेत्र की बात करें, देखिए जो हमारे पास इतिहास है, मैं ये नहीं देख पा रहा हूं कि यहाँ आरजेडी की कभी जीत हुई है। जेडी की जीत हुई है, मतलब जनता दल की जीत हुई है। और 2019 में पहली बार जेडीयू यहां जीता है। इस बात को समझिए कि यह सीट जनता दल की, या यूं कहें कि परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी की रही है। जनसंघ ने 1971 में जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में जब नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आए तो बीजेपी ने यह जीती हुई सीट, अपनी परंपरागत सीट, नीतीश कुमार को सौंप दी और विजय मांझी चुनाव जीते। देखिए, यदि हम इतिहास की बात करें तो यह लंबे अरसे से सुरक्षित रिजर्व क्षेत्र ही है, जहां सिर्फ दलित ही चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, 1957 और 62 में यहां से ब्रजेश्वर प्रसाद कांग्रेस के चुनाव जीते। फिर 1967 में रामधनी दास चुनाव जीते, ठीक है, कांग्रेस के ही। 1971 में यहां जनसंघ की एंट्री हो गई, तब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी और ईश्वर चौधरी जनसंघ के पहले सांसद बने। और देखिए, आगे कहानी बताएंगे। ईश्वर चौधरी की हत्या भी हो गई। देखिए, गया लोकसभा क्षेत्र के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो 2 सांसदों की हत्या का इतिहास है और खतरनाक इतिहास है। तो 1971 में ईश्वर चौधरी जनसंघ के पहले सांसद बने। उन्होंने 77 में भी जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता। और देखिए, 1980 और 1984 में रामस्वरूप राम कांग्रेस के चुनाव जीते। 1989 में ईश्वर चौधरी जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर निर्वाचित हुए और उन्होंने रामस्वरूप राम को हराया। देखिए, 1991 में राजेश कुमार जनता दल के प्रत्याशी कुमार सर्वजीत के पिता चुनाव जीते और उन्होंने जीतन राम मांझी को चुनाव हराया। देखिए, इस बात को याद रखिएगा कि गया लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनने का प्रयास जीतन राम मांझी 2024 के पहले 3 बार कर चुके हैं और तीनों बार उन्हें हार मिली है। अब देखना होगा कि 2024 में वे उम्मीदवार बनते हैं कि उनके पुत्र संतोष सुमन उम्मीदवार बनते हैं। इसी वीडियो में हम आगे बताएंगे। तो 1991 में, और देखिए, राजेश कुमार की भी हत्या हो गई बाद के दिनों में, और ईश्वर चौधरी जो जनसंघ के पहले सांसद थे, उनकी भी हत्या हुई। फिर देखिए, 1996 में भगवती देवी जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के निर्माण के पहले, वह यहां से सांसद बनी। 1998 में कृष्ण कुमार चौधरी बीजेपी के सांसद बने। 1999 में रामजी मांझी बीजेपी के बने। और देखिए, नहीं, आपने ठीक कहा, आरजेडी के भी एक सांसद बने हैं 2004 में, राजेश कुमार मांझी, माफ कीजिएगा, एक बार सांसद आरजेडी के बने हैं। और 2009 और 2014 में हरि मांझी बीजेपी के, देखिए मैंने कहा ना, जीती हुई सीट बीजेपी ने जेडीयू के लिए छोड़ी थी। और 2019 में विजय मांझी जो मौजूदा सांसद हैं। तो देखिए, अब यदि हम गया लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों का हाल जाने तो 6 लोकसभा क्षेत्र हैं। शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र पर 2020 के चुनाव में आरजेडी ने कब्जा किया। मंजू अग्रवाल, जी 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। मंजू अग्रवाल आरजेडी से शेरघाटी से चुनाव जीती। बाराचट्टी रिजर्व इलाका है,
यहाँ से ज्योति देवी हम पार्टी से चुनाव जीती। बोधगया भी रिजर्व है, जहां से कुमार सरबजीत जीते, आरजेडी के, जो बाद में मंत्री भी बने। गया से डॉक्टर प्रेम कुमार लंबे अरसे से जीतते आ रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, एनडीए सरकार में, और बीजेपी के हैं। बेलागंज से सुरेंद्र यादव आरजेडी के, और वजीरगंज से बीरेंद्र सिंह बीजेपी के। 2019 में जब मुकाबला हो रहा था यहां चुनाव में, तो देखिए विजय मांझी एनडीए के प्रत्याशी थे और उनके सामने महागठबंधन की ओर से, तब जीतन राम मांझी महागठबंधन के हिस्सा थे, वे अपनी पार्टी हम के उम्मीदवार थे और आमने सामने मुकाबला हुआ था। विजय मांझी 4,67,007 मत लाकर चुनाव जीते थे और जीतन राम मांझी हम पार्टी के उम्मीदवार 3,14,581 मत लाकर चुनाव हार गए थे। जीत हार का अंतर 1,52,426 मतों का था। और देखिए 2014 में जीतन राम मांझी पार्टियां बदलते रहे हैं, समझे ना, करीब करीब सभी पार्टियों में, गठबंधन में गए हैं, नहीं पार्टियों में भी गए हैं। 2014 में देखिए पार्टी तो उन्होंने अब बनाई ना, तब गठबंधन की बात करें। हाँ, इसके पहले वे कई पार्टियों में रहे। 2014 में वे जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर गया लोकसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव हार गए थे। 2014 में नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ रहे थे। तो 2014 में हरि मांझी बीजेपी के चुनाव जीते थे 3,26,230 मत लाकर, और रामजी मांझी आरजेडी के वे चुनाव हार गए थे 2,10,726 मत लाकर। और देखिए जीतन राम मांझी जेडीयू के 1,31,628 मत लाकर तीसरे स्थान पर थे। हरि मांझी जो 3,26,230 मत लाए थे, उनसे रामजी मांझी आरजेडी के 1,15,504 मतों से चुनाव हारे थे। देखिए हमने आपको यह बताया कि जीतन राम मांझी यहां से 3 बार चुनाव हारे, और हमने आपको यह भी बताया कि 1971 में ईश्वर चौधरी जनसंघ के पहले सांसद बने, जो बाद में भी, मतलब वे कुल 3 बार सांसद बने। ईश्वर चौधरी 1971 में, 77 में और 1989 में। देखिए ईश्वर चौधरी की हत्या बहुत क्रूर तरीके से की गई। 1991 में मध्यावधि चुनाव हो रहा था देश में, और देखिए ईश्वर चौधरी की सादगी को भी याद रखना होगा। जब 1971 में ईश्वर चौधरी चुनाव लड़ने को आए थे, जनसंघ के कैंडिडेट थे, तो उनके सामने कांग्रेस ने जगजीवन राम के बेटे को उतारा था, जगजीवन राम बाबूजी। और कांग्रेस के कितने बड़े नेता, कितने संपन्न, तो उनके बेटा सुरेश राम, जो जगजीवन राम की जिंदगी बर्बाद करने के, जो जिंदगी बर्बाद हुई, राजनीति बर्बाद हुई, इसके एक कारण भी बने, तो वे चुनाव लड़ने आगे पूरी शानो शौकत, गाड़ियों का कारवा। और ईश्वर चौधरी जो जनसंघ के उम्मीदवार थे, उनके पास नामांकन भरने को पैसा नहीं था। इतनी सादगी थी। हाँ, इतनी सादगी और इतनी गरीबी थी। राजनीति से कुछ कमाया नहीं, ठीक है, उम्मीदवार पहली बार बन रहे थे। और मुझे देखिए, जब मैं इतिहास के पन्ने को पलटता हूं, तो ईश्वर चौधरी जो सुरेश राम के सामने उम्मीदवार थे, उन्होंने नामांकन भरने के लिए अपनी पत्नी नगिया देवी की कान की बाली बेची थी, और फिर कार्यकर्ताओं ने 27,000 रुपया इकट्ठा किया था, उसी से चुनाव लड़ा गया था 1971 में। ठीक है ना। और स्थिति ऐसी थी कि चकाचौंध में जो लोग दिन में कांग्रेस प्रत्याशी जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम की नई नवेली गाड़ियों पर सवार हो जाते थे, वो उनसे अलग हटते ही जनसंघ का झंडा थाम देते थे। लेकिन दर्दनाक मौत हुई 1991 में। तारीख थी 15 मई 1991। ईश्वर चौधरी, देश में मध्यावधि चुनाव गया में भी हो रहा था, कोच के कथौतिया गांव में वे चुनाव प्रचार के दौरान पहुंचे हुए थे। रास्ते में उन्होंने गाड़ी रुकवाई, शौचालय के लिए नीचे आए, और जैसे ही नीचे उतरे, शौच के लिए आगे बढ़े, माओवादियों ने गोलियों की बरसात कर दी और वे मारे गए। तो ईश्वर चौधरी की हत्या हुई। अब देखिए कुमार सरबजीत के पिता, जिन्होंने 1991 में जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर जीतन राम मांझी को चुनाव हराया था 91 में, उनकी हत्या भी 2005 में 22 जनवरी को कर दी गई, और बहुत बुरे तरीके से मारा गया था। देखिए तारीख 22 जनवरी 2005 बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा था। आपको याद होगा कि 2005 में 2 चुनाव हुए थे विधानसभा का। पहले चुनाव में बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिला था,
तो राजेश कुमार कुमार सर्वजीत के पिता इमामगंज से लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी के उम्मीदवार थे और चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी चुनाव प्रचार के दौरान वे डुमरिया थाना क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के मंदार गांव के पास पहुंचे और वहीं उनकी गाड़ी को रोककर उन्हें और उनके साथ रहे उनके सहयोगी, जिनका नाम गुलाम सरवर किरानी था, उनके बॉडीगार्ड और ड्राइवर को मार दिया गया था। सिर्फ मारा ही नहीं गया था आलोक जी, जिंदा जला दिया गया था। घायलावस्था में, सांसें चल रही थी, जिंदा जला दिया गया था। और तब इमामगंज में मुकाबला किससे हो रहा था? राजेश कुमार का, कुमार सर्वजीत के पिता का, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे उदय नारायण चौधरी से। और देखिए, हमें याद है कि इस हत्या पर बहुत बाबेला हुआ था। जब परेश सक्सेना गया के एसपी थे और अरविंद पांडे डीआईजी थे, तो फाइल फिर से खुल गई थी। अवध बिहारी चौधरी का नाम घसीटा जाने लगा था। तो अब तो देखिए, कुमार सर्वजीत और अवध बिहारी चौधरी दोनों एक ही पार्टी में है। तो यह खतरा चौधरी, हाँ माफ कीजिएगा, अवध बिहारी चौधरी नहीं, उदय नारायण चौधरी, दोनों एक ही पार्टी में हैं। तो अब तो एक ही दल की बात है। और अब देखिए, हम उम्मीदवार की बात कर रहे हैं। जो हमने कहा कि गया में टिकट की रेस का कार्यक्रम मुझे 1-2 दिन और विलंबित करना चाहिए था। इसकी वजह यह है कि माना यह जा रहा था, यह माना यह जा रहा है, देखिए इसमें परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कि एनडीए में जीतन राम मांझी हैं, नीतीश कुमार भी हैं। तो नीतीश कुमार आए तब भी यह माना गया कि गया रिजर्व सीट जो है, एक सीट एनडीए में हम पार्टी को मिलेगी। इस बात की उम्मीद अभी भी की जा रही है। संतोष सुमन का ही नाम सामने आ रहा है। हाँ, संतोष सुमन का। लेकिन देखिए, पिछले 24 घंटे में खबर यह आ रही है कि संतोष सुमन लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। जीतन राम मांझी के बेटे वे फिर से एमएलसी ही बनना चाहते हैं और बिहार में मंत्री ही बने रहना चाहते हैं। वे मंत्री पद का लोभ नहीं त्याग पा रहे हैं। तो उनकी कोशिश यह है कि बीजेपी उन्हें अपने कोटे से एमएलसी बना दे ताकि वे बने रहें। और देखिए, यही मतभेद की स्थिति है पिता और पुत्र की। हम आज ही एक वीडियो देख रहे थे कि किसी रिपोर्टर ने संतोष सुमन से पूछा कि आपके पिताजी कह रहे हैं कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, आप जीतन राम मांझी से बात कर रहे हैं कि संतोष सुमन से बात कर रहे हैं? उनकी राय अलग, मेरी राय अलग। तो सवाल ये पैदा होता है कि संतोष सुमन यदि चुनाव नहीं लड़ने को तैयार होते हैं तो गया सीट पर क्या हम पार्टी का उम्मीदवार होगा? देखिए, कौन, जीतन राम मांझी खुद लड़ेंगे? मैं इसी पर आ रहा हूं। इन चर्चाओं पर भी आपको ध्यान रखना होगा कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमारी 16 सीटें बरकरार रहेगी। तो क्या नीतीश कुमार गया की सीट नहीं छोड़ेंगे यदि संतोष सुमन नहीं लड़ने को तैयार होंगे? क्योंकि गया से जब हमने ग्राउंड जीरो से जानकारी प्राप्त की तो मालूम यह हुआ कि जो विजय मांझी है, मौजूदा सांसद हैं, वे नीतीश कुमार का ग्रीन सिग्नल के बाद उसी तरीके से चुनाव की तैयारी में लगे हैं जिस तरीके से चुनाव की तैयारी में लगा जाता है। तो संतोष सुमन यदि एमएलसी, देखिए अगले 4-5 दिनों में फैसला हो जाना है कि संतोष सुमन एमएलसी रहते हैं। यदि एमएलसी रिपीट नहीं होते हैं तो हाँ, तो उन्हें मंत्री पद त्यागना होगा, ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में वे लोकसभा लड़ने जाएंगे। लेकिन यदि वे एमएलसी बन जाते हैं तो इसका मतलब वे मंत्री बने रहना चाहते हैं। देखिए, मंत्री पद का त्याग कोई आसानी से नहीं करना चाहता है। मुझे 2019 का किस्सा याद है आलोक जी। पशुपति कुमार पारस बिहार सरकार में मंत्री थे। रामविलास पासवान ने फैसला किया कि हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन पशुपति कुमार पारस की इच्छा मन के भीतर से नहीं थी कि वे चुनाव लड़े लोकसभा का। वे बिहार में ही मंत्री बने रहना चाहते थे। विभाग था जी। तो कहां पता था कि रामविलास पासवान की मौत हो जाएगी, फिर पार्टी टूट जाएगी, फिर वे केंद्र में मंत्री बन जाएंगे। तो संतोष सुमन, अब आपने सवाल किया कि क्या संतोष सुमन नहीं लड़ेंगे तो जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे? तो देखिए, यह बात चल रही है और एनडीए के भीतर कहा गया है कि यदि संतोष सुमन नहीं लड़ते हैं और यदि आपको गया सीट चाहिए तो जीतन राम मांझी को चुनाव लड़ना होगा। लेकिन आपको जीतन राम मांझी की एक बात याद रखनी होगी कि जीतन राम मांझी ने पिछले महीने कहा था, 2-3 महीने पहले, कि अब हमने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। लेकिन नेताओं की जुबान और नेताओं की बात का कहना ही क्या होता है, हम कोई छोड़ने जाए, हाँ नहीं, कब कहां पलट जाएंगे, ठीक है? तो ऐसी स्थिति, ऐसी सूरत में तो जीतन राम मांझी को फिर चुनाव लड़ना पड़ सकता है। देखिए,
एनडीए में इस बात पर सहमति नहीं बनेगी कि जीतन राम मांझी और संतोष सुमन को छोड़कर उनके परिवार से कोई तीसरा व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़े। यह भले संभव है कि जीतन राम मांझी चुनाव लड़े, 3 बार हारे हैं, चौथे प्रयास में वे सांसद बन जाए, दिल्ली जाना भी चाहते हैं, तो यदि वे जीत जाते हैं और फिर उनकी सीट खाली होती है विधानसभा की, तो वहां उनके परिवार के किसी सदस्य को उपचुनाव लड़ा दिया जाए। इस बात की संभावना हो सकती है। तो ये स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, मतलब जीतन राम मांझी के इर्द गिर्द। देखिए, जब बिहार में एनडीए में नीतीश कुमार नहीं थे और जब जीतन राम मांझी भी नहीं थे, जीतन राम मांझी तो बाद में आए ना, जब नीतीश कुमार ने मतलब अलग किया, जो भी किया कि भाई उन्होंने कहा पार्टी का मजहब कीजिए नहीं तो अलग होगी। जनवरी में वो गए ही थे, फिर मार्च में जी फरवरी में आ गए। तो तब तक देखिए, तब तक क्या था कि बीजेपी जो थी वह खुद तैयारी कर रही थी यहां चुनाव लड़ने की, और जो हरि मांझी जो 2019 में जिन्हें बेटिकट कर दिया गया था, वे लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब नीतीश कुमार आ गए, अब जीतन राम मांझी आ गए, तो हरि मांझी की तैयारी पर पानी फिर गया है। ठीक है ना, कैसे लड़ सकते हैं? हरि मांझी 2019 में भी बहुत रुआसे हुए थे, और सिर्फ हरि मांझी ही नहीं, रामजी मांझी भी, जो उनके पहले सांसद थे। देखिए, गया का इतिहास आप देखेंगे तो यहाँ क्या है ना, जो जीते हुए सांसद हैं, टिकट नहीं मिलने की स्थिति में पार्टियां भी बदलते रहे हैं। तो ये हाल रहा है गया, राजनीतिक तर्पण भी होता रहा है। हाँ ठीक है, तर्पण होता रहा है। गया जानते ही है, तर्पण की धरती है। तो ये बात तो हुई, क्या बोलता है, एनडीए में हलचल की। देखिए, तेजस्वी यादव, लालू यादव, या यूं कहे कि महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक, उसमें उम्मीदवारी को लेकर कोई लोचा नहीं है। वहां उम्मीदवार तय है, क्योंकि कोई दूसरा उम्मीदवार है भी नहीं। कुमार सर्वजीत जो मंत्री रहे, जो बोधगया के एमएलए हैं, राजेश कुमार उनके पिता जिनकी हत्या हुई 22 जनवरी 2005 को, वे चुनाव लड़ने को तैयार हैं और चुनाव मैदान में कूद भी चुके हैं। उन्हें ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है। और अब जो बिहार का सियासी तापमान है या जो सियासी समीकरण बन गया है, उसमें आरजेडी को किसी विधायक को चुनाव लड़ाने में परेशानी भी नहीं है, क्योंकि सरकार बनाने की कोशिशें अब नहीं की जा सकती है। फासला बढ़ता ही चला जा रहा है। आपने आज सुना ही कि एक और विधायक भरत बिन जो भभुआ से हैं, वो चले गए, उन्हें भी तोड़ दिया गया। नीतू सिंह भी कह रही है कि मैं चली जाऊंगी, हाँ, कांग्रेस की। तो अब जो है एनडीए की ओर 135 विधायक हो गए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अब सरकार बनाने की कोई कोशिश नहीं हो सकती है। इसलिए आरजेडी के कई विधायक चुनाव लड़ेंगे। तो देखना ये होगा कि कुमार सर्वजीत मुकाबले में आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके सामने देखिए, कुमार सर्वजीत भी पढ़े लिखे हैं, समझे ना, इंजीनियर हैं, और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन भी पीएचडी स्कॉलर हैं, ठीक है ना। तो गया में 2 पढ़े लिखे लोगों की भिड़ंत आपको दिखाई पड़ेगी। और यह भी आपको देखना होगा कि कुमार सर्वजीत मुकाबले में कितना रहते हैं। उनके पिताजी ने जीतन राम मांझी को चुनाव हरा दिया था, तो क्या कुमार सर्वजीत जीतन राम मांझी या उनके बेटे संतोष सुमन से जीतते हैं या हारते हैं, ये देखने की बात है। ये बदला लेते हैं, हाँ, ये देखने की बात देखना होगा, क्योंकि देखिए लड़ाई बड़ी है और गया लोकसभा सीट पे क्या चर्चा हो रही है, क्या कुछ फिलहाल सुगबुगाहट है, क्योंकि फिलहाल जीतन राम मांझी के परिवार में ही सब कुछ क्लियर नहीं है। कब तक ये मतभेद सुलझेगा, क्योंकि 11 तारीख तक तो क्लियर हो ही जाएगा। संतोष सुमन एमएलसी बनते हैं, अगर एमएलसी नहीं बनते तो वो भाजपा की जैसे ही लिस्ट जारी होगी यह स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें जानकारी ये मिल रही है कि भाजपा ने 3 लोगों के नाम ही भेजे हैं, उन्होंने चौथा नाम नहीं भेजा है। तो इसका मतलब कि चौथा स्थान संतोष सुमन के लिए खाली रखा जा रहा है। देखना होगा आगे चुनाव की बेला, जब नजदीक, चुनाव की बेला तो नजदीक आ ही गई है। अब जब सीट शेयरिंग की बात फाइनल हो जाएगी, हो ही जानी है, और जब उम्मीदवारों का चयन होगा तो उसमें नाम किनका मुख्य रूप से आता है, क्योंकि कुमार सर्वजीत ने भी अच्छे से अपना बेल्ट बांध लिया है, तैयारी कर ली है, और हवाई जहाज पकड़ के दिल्ली जाने की। लेकिन पहले लड़ना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव से फॉलो करें। धन्यवाद।